तो भाई वांडा विजन में बहुत कुछ अजीब हो रहा है और एपिसोड 5 तो एपिसोड 4 से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्रेजी रहा। वैसे तो एपिसोड 5 और एपिसोड 6 को लेकर कुछ लीक्स भी निकली थी, लेकिन मैंने उन लीक्स को आप लोगों के साथ शेयर करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि लीक्स को शेयर करना इलीगल होता है और मार्वल स्टूडियोज अपने प्रोजेक्ट्स की लीक्स को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। और अगर इस चैनल के ऊपर मैं लीक शेयर करने लगूंगा तो ये चैनल कब डिलीट हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। वैसे ये लीक वांडा के भाई क्विक सिल्वर को लेकर था, जिसके ऊपर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। इस ब्रेकडाउन में मैं कुछ ईस्टर एग्स और डिटेल्स को भी रिवील करूंगा और ये एक ब्रेकडाउन वीडियो है तो इसमें स्पॉयलर्स तो होंगे ही। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वांडा विजन के नए एपिसोड के साथ नया घर तो होना ही था, लेकिन यहाँ जो एक चीज कॉमन है वो है घर का नंबर। तो यहाँ भी वांडा विजन के घर का नंबर वही है जो पुराने एपिसोड्स में था, लेकिन जैसे जैसे एरा बदलता है वैसे वैसे वांडा विजन का घर भी चेंज हो जाता है और उस एरा के साथ वांडा विजन का इंट्रो भी चेंज हो जाता है। वांडा विजन का ये एपिसोड बेस्ड करता था 80s के सिटकॉम से, इसीलिए इस एपिसोड में जो घर भी दिखाया गया वो 80s के सिटकॉम फुल हाउस से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था। यहाँ तक कि इस एपिसोड में जो इंट्रो भी दिखाया गया है वो भी द ग्रोइंग पेन्स और फैमिली टाइज से इंस्पायर्ड था। फैमिली टाइज में भी पेंटिंग वाला सीन था और द ग्रोइंग पेन्स में बचपन से लेकर जवानी तक की पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। तो इस एपिसोड के इंट्रो में भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि इन दोनों शोज के इंट्रो को मिक्स करके वांडा विजन के इस एपिसोड का इंट्रो बना दिया गया। अगले सीन की बात करें तो हम देखते हैं कि वांडा और विजन अपने बच्चों को संभाल रहे होते हैं और इसमें वो काफी परेशान है। ऐसे में वांडा अपने बच्चों को मैजिक के थ्रू सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वांडा के मैजिक का उन पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि मैजिक से पहले तो वो रो रहे होते हैं, लेकिन मैजिक के बाद वो सोने के बजाय हंसना शुरू कर देते हैं। ऐसे में ये जरूर अज्यूम किया जा सकता है कि उन पे मैजिक इसलिए असर नहीं करता क्योंकि वो मेफिस्टो की सोल का पार्ट है। इसकी कुछ कंफर्मेशन हमें फ्यूचर के कुछ सीन्स में भी मिलती है, जिन पर मैं अभी आता हूँ। अगले सीन में एंट्री होती है एग्नेस की, जहाँ पर वो वांडा और विजन की हेल्प करती है बच्चों को सुलाने में। और अगर हम कॉमिक्स की दुनिया में देखें तो ऐसा हो चुका है। अगाथा हार्कनेस, जो कि मेरे ख्याल से एग्नेस है, वो कॉमिक्स में भी बच्चों की नैनी रह चुकी है, लेकिन वो वांडा के बच्चों की नहीं बल्कि रीड रिचर्ड के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड की नैनी रह चुकी है। तो मेरे ख्याल से ये कॉमिक की दुनिया से एक रेफरेंस दिया गया था। वैसे तो वांडा के बच्चों का भी अगाथा हार्कनेस से बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन था। अगाथा हार्कनेस ने ही ये रिवील किया था कि वो वांडा के बच्चे नहीं बल्कि मेफिस्टो की सोल का पार्ट है। तो इस शो में ऐसा होता है या नहीं ये तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा। अब नेक्स्ट सीन में कुछ बहुत ही ज्यादा वियर्ड होता है, जिसमें ऐसा महसूस होता है कि एग्नेस का कैरेक्टर वांडा की रियलिटी से बाहर आ रहा है। अब ऐसा तो पहले एपिसोड से लेकर अब तक हर एपिसोड में किसी न किसी के साथ हो रहा है, लेकिन मेरा गेस ये है कि एग्नेस कभी भी वांडा की रियलिटी में है ही नहीं, वो मेफिस्टो की हेल्प कर रही है। क्योंकि नेक्स्ट सीन में वांडा के बच्चे एग्नेस की आंखों के सामने 5 साल बड़े हो जाते हैं और वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, और फिर 10 साल बड़े हो जाते हैं लेकिन तब भी वो रिएक्ट नहीं करती। और एग्नेस का कैरेक्टर ही वो कैरेक्टर था जिसको मोनिका रैम्बो के बारे में भी पता था। ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो जरूर है। एक जो छोटी सी डिटेल मैंने नोटिस की कि इस सीन में टाइम बिल्कुल रुका हुआ है। अगर आप घड़ी पर ध्यान दें तो टाइम हो रहा है 10:05 और 5 मिनट बाद भी टाइम बिल्कुल चेंज नहीं होता। इससे ये साबित जरूर होता है कि वांडा की इस पॉकेट रियलिटी में टाइम बहुत ही अजीब तरीके से काम करता है। और इससे पहली वीडियो में भी मैं इस चीज पे बात कर चुका हूँ, क्योंकि वांडा जब प्रेग्नेंट होती है तो टाइम बहुत जल्दी गुजरता है, और फिर जब वांडा मोनिका रैम्बो को अपनी रियलिटी से बाहर फेंकती है तो वांडा की रियलिटी में दिन हो रहा होता है, लेकिन असल रियलिटी में रात। तो टाइम को लेकर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब मोनिका रैम्बो की तरह हम भी वांडा की रियलिटी से बाहर आते हैं। इस सीन में मोनिका रैम्बो का ब्लड टेस्ट चल रहा होता है। इस सीन में एक ही लाइन में मोनिका रैम्बो से रिलेटेड कुछ बहुत ही मेजर रिवील कर दिया गया, जो कि मेरे हिसाब से बहुत से लोगों ने मिस कर दिया होगा। यहाँ ये पता चलता है कि मोनिका रैम्बो के ब्लड में कुछ बहुत ही अजीब रीडिंग्स हैं और टेक्नीशियन बोलती है कि इस डिवाइस में कुछ मसला लग रहा है और दोबारा टेस्ट के लिए मोनिका का और ब्लड चाहिए होगा, जिस पर मोनिका मना कर देती है। और यहाँ पर मेरा गेस वही है कि जब वांडा ने मोनिका को अपनी रियलिटी से बाहर फेंका था तो किसी न किसी तरीके से मोनिका को उसकी पावर्स मिल गई होंगी, क्योंकि रीडिंग्स वाला सीन बिला वजह तो हो नहीं सकता। और पिछले एपिसोड के ब्रेकडाउन में मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दी है तो आई बटन के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देख लें, क्योंकि कॉमिक्स की दुनिया में भी मोनिका रैम्बो एक सुपर हीरो रह चुकी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। यहीं पे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांडा की हिस्ट्री पे स्वॉर्ड में डिस्कशन चल रहा होता है, जहाँ ये बताया जा रहा होता है कि जर्मनी और लागोस में वांडा ने तबाही मचा दी थी, जिसके चलते स्कोविया अकॉर्ड्स आए थे और फिर पूरी की पूरी सिविल वॉर हुई थी। अब बात करते हैं एपिसोड के मिड में दिखाए जाने वाले एड पे, क्योंकि एड इसी इवेंट के रिलेटेड था। ये एड है लागोस पेपर टॉवल का, और इस एड के एक्टर्स भी वही हैं जो पुराने सब एड्स के थे। अब अगर आपने कैप्टन अमेरिका
सिविल वॉर देखी है तो आप जानते होंगे कि कैसे वांडा ने पूरी की पूरी बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया था। ऐसा उसने जानबूझकर तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी किया तो था, और यही इवेंट कहीं ना कहीं वांडा के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। नेक्स्ट कुछ सीन पे आए तो ये भी रिवील हुआ कि कभी भी वांडा को एमसीयू में स्कारलेट विच के नाम से नहीं पुकारा गया, लेकिन शो जिस तरफ जा रहा है मुझे ये देखकर लगता है कि वांडा को उसका टाइटल मिल जाएगा, क्योंकि कॉमिक्स में तो वांडा का निकनेम स्कारलेट विच ही है। अगले सीन में ये भी बताया गया कि वांडा 9 दिन पहले विजन की बॉडी को स्वॉर्ड की फैसिलिटी से लेकर चली गई है। अब वांडा ने विजन को जिंदा कैसे किया, ये एक मिस्ट्री है। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं टॉमी और बिली के डॉग स्पार्की का। अब ये कोई बहुत मेजर कैरेक्टर तो नहीं था, लेकिन कॉमिक्स में भी ऐसा कैरेक्टर रह चुका है, और स्पार्की को कोई और नहीं बल्कि विजन ही क्रिएट करता है, और स्पार्की भी विजन की तरह एक एंड्रॉइड ही होता है। लेकिन इस शो में स्पार्की कोई एंड्रॉइड नहीं होता बल्कि एक आम सा डॉगी होता है, जो कि एपिसोड के एंड में मर जाता है। टॉमी और बिली सैड हो जाते हैं और वांडा को कहते हैं कि आप सब कंट्रोल कर सकती हैं तो स्पार्की को भी वापस लेकर आएं, मतलब स्पार्की को वापस जिंदा कर दें। जिस पर एग्नेस बहुत ही हैरानी से पूछती है क्या तुम ऐसा कर सकती हो, और फिर वांडा टॉमी और बिली को समझाती है कि ऐसा करना गलत है, डेथ को रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो फिर विजन को उसने कैसे जिंदा किया और क्यों जिंदा किया, ये मेरी समझ से बाहर है। नेक्स्ट कुछ बात करते हैं डार्सी के कैरेक्टर की। यहाँ पर वांडा की रियलिटी को डार्सी हेक्स बोलती है। यहाँ पर अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स में वांडा की पावर्स को हेक्स बोला जाता है। अगली डिस्कशन में मोनिका बोलती है कि थैनोस को अकेले ही वांडा मार सकती थी, तो मेरे ख्याल से ऐसा सच भी है, क्योंकि एंड गेम में वांडा ने थैनोस की जो हालत की थी वो बहुत ही बुरी थी। वांडा ही थी जिसने थैनोस का आर्मर और वेपन तोड़ दिया था। खैर ऐसे ही डिस्कशन चल रही होती थी और एजेंट वो बोलते हैं कि कैप्टन मार्वल भी ऐसा कर सकती थी, जिसपे मैंने ये नोटिस किया कि मोनिका रैम्बो के एक्सप्रेशंस कुछ ठीक नहीं रहते। तो मुझे लगता है कि मोनिका रैम्बो कैप्टन मार्वल से कुछ नाराज है। ऐसा शायद इसलिए हो कि कैप्टन मार्वल कभी भी मारिया या मोनिका रैम्बो से मिलने नहीं आई, और फिर मोनिका उस टॉपिक को चेंज कर देती है, ये कहते हुए कि हम यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विजन के ऑफिस में नए नए कंप्यूटर इंस्टॉल हुए हैं, और ऐसा 80s के दिनों में हो भी रहा था, क्योंकि 80s के दौर में ही अमेरिका में कंप्यूटर आम होना शुरू हुए थे। और इस सीन में जो कंप्यूटर दिखाया गया है वो है कैमाडोर। ऐसा कंप्यूटर 80s में एग्जिस्ट भी करता था। तो इस सीन को देखकर बहुत से लोगों को नॉस्टैल्जिया तो हुआ ही होगा। वैसे इस सीन में जैसे इंटरनेट को एक्सेस करते हुए दिखाया गया है, असल में भी ऐसा ही होता था, क्योंकि इंटरनेट ब्राउजर तो एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो हर चीज को कंसोल के थ्रू ही ऑपरेट करना पड़ता था। नेक्स्ट सीन में हमें विजन और नॉम बहुत ही वियर्ड ईमेल पढ़ते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते विजन को ये शक हो जाता है कि इस रियलिटी में कुछ तो गड़बड़ है, और फिर विजन नॉर्म को वांडा की रियलिटी से बाहर निकालता है। उस रियलिटी से बाहर निकलने के बाद नॉर्म विजन को बोलता है कि स्टॉप हर। यहाँ पर वो वांडा का नाम तो नहीं लेता, लेकिन हाँ ये बोलता जरूर है। अब ये वांडा है, एग्नेस है या फिर कोई और है, ये तो फ्यूचर एपिसोड्स में पता चल ही जाएगा। और इस सीन से एक चीज ये भी क्लियर हो जाती है कि विजन अपनी पावर्स का यूज करके सबको वांडा के हेक्स से बाहर निकाल सकता है। बाहर निकलने की बात हो ही रही है तो एक सीन मुझे बहुत ही पसंद आया, जिसमें वांडा अपनी पॉकेट रियलिटी से बाहर निकलती है। ऐसा इसलिए होता है कि मोनिका ये रियलाइज करती है कि उसकी जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी वांडा की रियलिटी में वही ट्रांसफॉर्म होके उसका कॉस्ट्यूम बन जाती है। इस बात से वो ये रियलाइज करती है कि वांडा रियलिटी क्रिएट नहीं कर रही बल्कि उसको चेंज कर रही है। तो वांडा की रियलिटी में अगर कोई उसी के एरा से रिलेटेड चीज भेजी जाए तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि वो चीज उस एरा में एग्जिस्ट करती है। इसी के चलते मोनिका 80s के टाइम के एक ड्रोन को वांडा की रियलिटी में भेजती है, जिससे वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता। लेकिन हाँ, वांडा उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर स्वॉर्ड वालों को वार्निंग देने बाहर आ जाती है। यहाँ पर हम वांडा के माइंड कंट्रोल पावर का एक छोटा सा हिंट देखते हैं, और फिर वो स्वॉर्ड वालों को बोलती है कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और डिस्टर्ब मत करो। इसी डायलॉग से मुझे फील हुआ कि वांडा ये सब अकेले नहीं कर रही और उससे कोई करवा रहा है। ये बात अगले सीन से कंफर्म भी हो जाती है। लास्ट के कुछ सीन में जब विजन को कंफर्म हो जाता है कि वांडा ने ये रियलिटी क्रिएट की हुई है, तो वांडा को कन्फ्रंट करता है, जिसपे वांडा रिप्लाई करती है कि ये सब मैं खुद नहीं कर रही, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। जिसपे विजन रिस्पॉन्ड करता है कि उसको क्यों वेस्टव्यू से पहले कुछ भी याद नहीं। यहीं पर इस एपिसोड का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स होता है। दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा होता है और जब वांडा दरवाजा खोलती है तो सामने पिएत्रो होता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा क्रेजी और इंटरेस्टिंग था। पिएत्रो वांडा का भाई होता है जो कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में मर गया था। लेकिन यहाँ क्रेजी बात ये है कि ये वाला पिएत्रो यानी क्विकसिल्वर एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला एक्टर नहीं होता, बल्कि इवान पीटर्स होता है, जिन्होंने क्विकसिल्वर का कैरेक्टर प्ले किया था फॉक्स यूनिवर्स की एक्समैन सीरीज में। यहाँ पर यह भी क्लियर हो जाता है कि एक्समैन अब हमें मार्वल की यूनिवर्स में नजर आने वाले हैं, जो कि मार्वल फैंस के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज होने वाली है। अब यहाँ ये चीज तो क्लियर नहीं है कि ये क्विकसिल्वर का रिबूटेड वर्जन होगा या इसको फॉक्स की कंटिन्यूटी से उठाया जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये रिबूटेड वर्जन होगा, क्योंकि अगर फॉक्स के यूनिवर्स की एक्समैन की बात की जाए तो उनकी टाइमलाइन बहुत ही ज्यादा अजीब थी और मार्वल अपनी टाइमलाइन को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये एफर्ट जरा से भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में आपको जरूर मिल सके।